Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is stress and strain. So what is stress? So by giving any object in the effect of force, that object experience that force, and if that object is not so rigid, then that object is also deformed in any shape or size. तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, सो उसकी रिजिडनेस पर डिपेंड करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स रिटर्न बैक कर सकता है, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिफॉर्म हो सकता है. अगर इस फॉर एग्जांपल अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम है, बट उसका जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा है. इसके अकॉर्डिंग अगर इलास्टिक का कंपैरिजन लें, सो इलास्टिक का जो स्ट्रेस है दैट इज़ मैक्सिमम एंड जो स्ट्रेन है वो मिनिमम होता है. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल. longitudinal longitudinal स्ट्रेस. सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसमें भी दो कैटेगरीज है. फर्स्ट दैट इज वी कैन से दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द अदर वन इज कंप्रेसिव में हम लोग दबा मतलब कि उस पर फोर्स देने वाले हैं, और दूसरा जो है वो पुलिंग है. तो पुलिंग को हम लोग जैसे कि यहाँ पर उसको लॉन्गिट्यूडनल बोल देंगे. सो कंप्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो पहले तो कंप्रेसिव कंप्रेसिव की अगर मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूं, तो वहां पर हमें एक्सटर्नल जो फोर्स है वो कंप्रेसिव लगाने वाले हैं. ओके. सो कंप्रेसिव स्ट्रेस में अगर मैं फोर्स यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कुछ ऐसे लगाऊंगा, तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी ऑपोजिट. सो ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्स हो गए. सो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज अवर स्ट्रेस. सो जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बट इट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. सो दैट इज अवर कंप्रेसिव स्ट्रेस. एंड उससे उल्टा अब हम यहाँ पर पुलिंग फोर्स लगाएंगे, मतलब कि उसको खींचेंगे. सो टेंसाइल, यस इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. सो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी तो है, बट दैट इज अवर टेंसाइल स्ट्रेस. तो यहाँ पर हम लोग उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो ये हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. बट यहाँ पर उससे अपोजिट रिस्टोरिंग भी लगेगा, तो वो रिस्टोरिंग कुछ अंदर की तरफ होगा. सो दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है. सो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशंस की बात करूँ, दोनों में इक्वेशन सेम होंगे. सो यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रेस को डिराइव करना होगा तो सिग्मा से करना है, लॉन्गिट्यूडनल है इसलिए मुझे यहाँ पर एल लिखना है. एंड नाउ अवर इक्वेशन बिकम्स एफ अपॉन ए. तो जितना भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया दैट इज अवर स्ट्रेस. यूनिट की बात करें, सो यूनिट ऑफ हियर इट इज न्यूटन मीटर टू इनवर्स, और ऐसा यूनिट को अगर लिखे हैं तो पास्कल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर का ही यूनिट दिख रहा है, हमें प्रेशर का ही फॉर्मूला दिख रहा है. अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, सो डायमेंशन यस m1 l1 t-2 अपॉन कितना है l2 है. ओके. सो 1 1 कैंसल. सो आवर डायमेंशन इज
m1l minus 1 t minus 2. So this is our dimension of stress. क्योंकि सारे स्ट्रेस में एक ही फॉर्मूला है तो डायमेंशन भी यही रहने वाला है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये स्ट्रेस की बात हो गई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेन क्या है? सो वेन एवर if you are applying some external force and that body is deforming, so अगर ये पहले L लेंथ वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स हियर उसकी जो लेंथ है वो कितनी चेंज हुई? डेल्टा एल जितनी. सो आवर स्ट्रेन गिव्स अस फॉर्मूला EL is equal to change in length of that object upon original length. So this formula gives us strain. It is dimensionless as well as it is unitless, क्योंकि उसका कोई यूनिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ है, दोनों कैंसिल. सो डायमेंशनलेस हो गया ये. आफ्टर दैट, इसके बाद अब यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा. So now we are talking about tangential stress. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में इसका दूसरा नाम है शीयरिंग स्ट्रेस. अब ये जो हमने बात की पूरी वो लेंथ के अकॉर्डिंग थी. अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो एरिया के अकॉर्डिंग है. जैसे कि मेरे पास एक सिलेंडर है, वो जो सिलेंडर है अगर उसकी लेंथ मेरे पास है कैपिटल एल, ओके, दिस इज अवर ओरिजिनल लेंथ. अब इस सिलेंडर को मैं फोर्स अप्लाई करके फिर मैं कुछ थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, मतलब कि ऊपर टेंजेंशियली फोर्स दे रहा हूँ राइट हैंड साइड, नीचे टेंजेंशियली फोर्स दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड. सो क्या होगा? ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये जो बॉडी है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, है ना. तो अगर मैं इसको फिक्स्ड रखूँ, अगर यहाँ पर जो बॉटम सरफेस है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो सिर्फ अपर सरफेस ही डिस्प्लेस होगी. सो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ. तो हमारी जो नई बॉडी है वो कुछ यस उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा. इतना कितना प्लेस चेंज हो गया? दैट इज अवर डेल्टा एक्स. सो दिस इज अवर कैपिटल एल, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज अवर थीटा एंगल. सो शीयरिंग स्ट्रेस, यहाँ पर मैं भले ही फोर्स लगाऊं तो यहाँ पर वो भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो वो वहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है. तो जब तक ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही तब तक यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है. तो यहाँ पर शीयरिंग स्ट्रेस की अगर बात करूँ तो फॉर्मूला नाउ इट इज अगेन, यहाँ पर लिखना है मुझे सिग्मा एस इज इक्वल टू सिमिलरली फोर्स अपॉन एरिया, सेम इज इट इज Newton meter to inverse, and dimension is always here m1 l minus 1 t minus 2. ये जो स्ट्रेस की बात हम जब कर रहे हैं तब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है, जितना भी मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर वापस लग रहा है. तो ये तब की बात है जब बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुई तब. बट जब बॉडी यहाँ पर डिफॉर्म हुई, जहाँ पर उसने अपनी शेप चेंज की, तो तब यहाँ पर अब स्ट्रेन लागू हो जाएगा. So now we are talking about shearing strain. So shearing strain we denoted it as by epsilon s is equal to, अब इसको कैसे डिफाइन करना है? सिंपल है, ES is nothing but tan theta. So tan theta अपने ट्राइंगल में फाइंड करो, it is nothing but opposite our delta x upon adjacent is capital L. सो दिस इज अवर शीयरिंग स्ट्रेन, मतलब कि कितना शेप चेंज हुआ और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो, उनका रेशियो दैट गिव्स अस शीयरिंग स्ट्रेन. सो यहाँ पर सिंपल हम लोग फोर्स जो भी लगाएंगे तो उसका शेप चेंज होगा. सो जो फोर्स शेप चेंज करे वो शीयरिंग स्ट्रेस शीयरिंग स्ट्रेन में आने वाला है. बट शेप चेंज होगा तब स्ट्रेन आ जाएगा, बट जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक स्ट्रेस लागू हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर एवरीबडी? ओके.
So after that, now we are talking about hydraulic stress. अच्छा, ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, अगर मैं एक बॉल ले लूं जो कि स्पंज का बॉल है, उस बॉल को मैं पानी में डाल देता हूँ, तो पानी क्या करेगा, उसके सभी सरफेस पे जहां पर भी मेरी एरो कीज नहीं है उस पर भी वो फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। सो इसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं कि वो सभी सरफेस पे लगाएगा, पूरे वॉल्यूम पे लगा रहा है। यहाँ पर एक सरफेस पे लगा रहा था, पूरी सरफेस पे, यहाँ पर एक पूरे वॉल्यूम पे लगा रहा है। सो अगेन सिग्मा, यहाँ पर वी लिख लेते हैं, ऑल ओवर द वॉल्यूम। सिग्मा वी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन अगेन एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर। सो हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। ओके, सो अगर उसके यूनिट की बात करें, सो यूनिट इज न्यूटन मीटर टू इनवर्स, और ऐसा यूनिट इज, सॉरी, इट इज पास्कल। Dimension similar, force upon area, that is m1, L minus 1, T minus 2. And now we are talking about strain. So इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन उसको डिफाइन करना है, तो बेसिकली या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिपेंड ऑन हियर। यहाँ पर हमने बॉल को पानी में डाला है तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होकर फिर बाहर निकलने वाला है। बट अगर कोई बबल है, वो पानी में फॉर्म हुआ है, तो वो अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, सो हियर जो भी वॉल्यूम में डिफरेंस हो, इट इज डिपेंड ऑन स्ट्रेन। सो वॉल्यूम स्ट्रेन, its formula is EV is equal to change in volume upon original volume. Again, this train or this train, they are all unitless as well as dimensionless, because डिनोमिनेटर जो डायमेंशन है वही डायमेंशन न्यूमरेटर का भी है, दोनों का डायमेंशन सेम है, सो दे विल कैंसल इट आउट। ओके, सो दैट इज अवर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सो these are the stress and strain. So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.